सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा पास में है। ये रेलवे का एग्जाम है स्टूडेंट, ये दिसंबर में जो एमटीपीसी होने वाला है बिल्कुल करीब है। तो आप लोग कोशिश करें और अच्छे से कोशिश करें कि परीक्षा में आप जगह बना सकें। तो स्टूडेंट, आज हम लोग ये करंट अफेयर और रसायन विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो करंट अफेयर में स्टूडेंट यहाँ कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपके द्वारा होंगे। जैसे इंदिरा रसोई योजना ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। बात करें हम इंदिरा रसोई योजना ये किस राज्य से संबंधित है? यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। बात करें चैलेंजर गर्त में पहुंचने वाली पहली महिला जो यूएसए की हैं, उनका नाम कैथी सुल्विन है। चैलेंजर गर्त में पहुंचने वाली पहली महिला जिनका नाम कैथी सुल्विन है और ये यूएसए की रहने वाली हैं। अम्फान चक्रवात हाल ही में कहाँ आया? तो अम्फान चक्रवात जो है यह थाईलैंड में आया। अम्फान चक्रवात थाईलैंड में आया। एटालीन जल विद्युत परियोजना, एटालीन जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एटालीन जल विद्युत परियोजना ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है? मानुषी छिल्लर है। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर जो है वर्तमान में मानुषी छिल्लर है। बोडो समुदाय बहुतायत मात्रा पे कहां पर है? ये असम राज्य में स्थित है। बोडो समुदाय असम राज्य में स्थित है। अमेरिकी कंपनी एप्पल पर जुर्माना लगाया किसने? ये फ्रांस देश ने। अमेरिकी कंपनी एप्पल पर जुर्माना लगाया किस देश ने? फ्रांस देश ने। हाथी दिवस कब मनाते हैं बच्चों? हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। हाथी दिवस कब मनाते हैं? ये 12 अगस्त को मनाते हैं। फोर्ब्स की सूची में धनवान भारतीय अभिनेता ये अक्षय कुमार है। फोर्ब्स की सूची में शामिल ये भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार है। सर्वाधिक स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक स्वच्छ राज्य जो है यह छत्तीसगढ़ है। सर्वाधिक स्वच्छ शहर यह इंदौर है। सर्वाधिक स्वच्छ शहर इंदौर है जो एमपी में है। मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक स्वच्छ रेलवे स्टेशन यह जयपुर है। राजस्थान का जयपुर रेलवे स्टेशन सर्वाधिक स्वच्छ रेलवे स्टेशन है। बच्चों, इन प्रश्नों का आप उत्तर दें। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य से संबंधित है? यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। चैलेंजर गर्त में पहुंचने वाली पहली महिला कैथी सुल्विन है, ये जो यूएसए की है। अम्फान चक्रवात हाल ही में कहाँ आया? यह थाईलैंड में आया। एटालीन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये मानुषी छिल्लर बने हैं। बोडो समुदाय कहाँ पर? ये असम में है। अमेरिकी कंपनी एप्पल पर जुर्माना लगाया किस देश ने? फ्रांस ने। हाथी दिवस कब मनाते हैं? हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। फोर्ब्स की सूची में कौन सा भारतीय धनवान अभिनेता शामिल है? वो अक्षय कुमार है। सर्वाधिक स्वच्छ राज्य, सर्वाधिक स्वच्छ राज्य ये छत्तीसगढ़ है। सर्वाधिक स्वच्छ शहर, सर्वाधिक स्वच्छ शहर जो है यह इंदौर है। सर्वाधिक स्वच्छ रेलवे स्टेशन यह राजस्थान का जयपुर रेलवे स्टेशन है। सर्वाधिक स्वच्छ रेलवे स्टेशन। अब बच्चों, हम लोग ये रसायन विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, विषयों की हम बात करें तो ये रसायन विज्ञान जो है यहाँ से प्रश्न आते हैं। आप कोई परीक्षा दे रहे हैं जो सामान्य तौर पे जिसमें जीएस आते हैं, तो जीएस के रूप में ये रसायन विज्ञान से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। कभी कभी प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है, कभी कभी प्रश्नों की संख्या कम होती है। आइए स्टूडेंट देखते हैं ये रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ क्या होते हैं।
पदार्थ कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, ये द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ कहलाती है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस जो होता है उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। जैसे बात करें लोहा, लकड़ी, कुर्सी, मेज, ये मार्कर, कलम, चश्मा, बोर्ड, ये सभी क्या है? ये ठोस है। कारण क्या है? इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। बात करें स्टूडेंट, ये तत्व क्या होते हैं? हम जानते हैं कि तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं जो सिर्फ एक ही समान परमाणुओं से बने होते हैं। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक के बारे में जानेंगे, लेकिन कुछ तत्वों के बारे में देखते हैं। भूपर्पटी में वहां से प्रश्न पूछता है कि भूपर्पटी में कौन सा तत्व कितने प्रतिशत है और मानव शरीर में कौन सा तत्व कितने प्रतिशत है। तो बच्चों भूपर्पटी में देखते हैं कौन सा कितना प्रतिशत है। तो भूपर्पटी में अगर हम तत्व की बात करें, ऑक्सीजन जो है 46.60 है, 46.60% है। भूपर्पटी हमारे पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसे भूपर्पटी कहते हैं, क्रस्ट है। इस भूपर्पटी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह 46.60% है। दूसरे नंबर पर ये भूपर्पटी में सर्वाधिक ये सिलिकॉन है जो 27.72% है। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक जो तत्व है वह ऑक्सीजन है, ये 46.60% है। और दूसरे नंबर पर भूपर्पटी में जो सर्वाधिक तत्व है वह सिलिकॉन है, 27.72% है। तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम भूपर्पटी में एल्युमिनियम की मात्रा ये 8.13% है, जबकि भूपर्पटी में लोहा की मात्रा 5% है। तो हम बात करते हैं तत्वों का। तत्व जो होते हैं वह शुद्ध पदार्थ होते हैं। इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन, ये सभी तत्व के अंतर्गत आते हैं। तत्व हमेशा शुद्ध होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं स्टूडेंट, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्व जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछते हैं, तो उसको हमें याद करना ही होगा। भूपर्पटी में सर्वाधिक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। भूपर्पटी में जो ऑक्सीजन है यह ऑक्सीजन की मात्रा 46.60% होती है, जबकि दूसरे नंबर पर सिलिकॉन होते हैं, इनकी मात्रा 27.72% होती है, जबकि तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम होते हैं, इनकी मात्रा 8.13% होती है, जबकि चौथे नंबर पर ये हमारे क्रस्ट या भूपर्पटी में लोहा पाया जाता है, जिसकी मात्रा 5% होती है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट यौगिक क्या होते हैं। अब यौगिक की बात कर लेते हैं। दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है, लेकिन यौगिक में जो तत्व मिलते हैं वह एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे बात करें जल, पानी, वाटर, H2O जो है यौगिक है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है। हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन 2 molecule of oxygen and 1 molecule of hydrogen, then the formation of water। जल एक क्या है? जल यौगिक है। अब हम बेसिकली जानने की ये कोशिश करेंगे कि अणुओं के मिलने से, माफ कीजिए, परमाणुओं के मिलने से अणु बनते हैं, अणुओं के मिलने से तत्व बनते हैं, और तत्वों के मिलने से यौगिक बनते हैं, यौगिक के मिलने से मिश्रण बनते हैं। अब स्टूडेंट हमने देखा कि अब हम अध्ययन करेंगे मिश्रण के बारे में। हमने जान लिया कि यौगिक जो होते हैं ये एक निश्चित अनुपात में तत्वों के मिलने से बनते हैं, जैसे जल, और यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो देखिए मिश्रण क्या होता है? वह पदार्थ जो मिला जुला होता है, यौगिक के रूप में होता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। उसमें अनुपात निश्चित भी हो सकता है, उसमें अनुपात अनिश्चित भी हो सकता है।
स्टूडेंट मिश्रण इसलिए दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो आइए बात करते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो स्टूडेंट अब हम देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले हों उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। स्टूडेंट निश्चित अनुपात में यदि मिले हैं तो उन्हें हम समांगी मिश्रण कहेंगे। समांगी मिश्रण में जैसे चीनी या नमक का जली विलयन, हम चीनी और नमक को जल में मिलाते हैं तो ये जो हमारा मिश्रण होता है समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि उसमें अनुपात निश्चित होता है। इस प्रकार जल लेते हैं, जल में चीनी और चीनी के अलावा ये स्टूडेंट हम नमक उसमें मिलाते हैं तो जल में चीनी जल लिया, जल में चीनी और नमक लिया तो स्टूडेंट ये जो हमारा जली विलयन यानी नमक और चीनी का बनेगा यह समांगी मिश्रण होगा। तो अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण में अनुपात क्या होता है? तत्वों या यौगिकों का अनुपात अनिश्चित होता है। अब इसकी बात करें जैसे बारूद और बात करें कुहासा, तो बारूद जो मिश्रण है विषमांगी मिश्रण है क्योंकि निश्चित अनुपात नहीं होता है स्टूडेंट। जबकि बात करें कुहासा भी एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि इसमें तत्वों या यौगिकों में निश्चित अनुपात देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निश्चित अनुपात में तत्वों या यौगिकों के मिलने से समांगी मिश्रण का निर्माण होता है। जैसे जल लिए, जल में नमक और चीनी का मिश्रण बना तो वो हमारा समांगी मिश्रण होता है। जबकि बात करें एक निश्चित अनुपात नहीं होता जिन पदार्थों स्टूडेंट तत्वों या यौगिकों को मिलाने पर यदि वो अनिश्चित अनुपात में है, अनिश्चित अनुपात में तत्व या यौगिक को मिलाते हैं तो विषमांगी मिश्रण का निर्माण होता है। विषमांगी मिश्रण के रूप में बात करें बारूद हुआ, कुहासा हुआ। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं मानव शरीर में। हमने कहा था भूपर्पटी में जो तत्व होते हैं ये भी एग्जाम में आते हैं। भूपर्पटी के रूप में हमने ये तत्व क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है जो ये अणुओं के मिलने से बनता है। स्टूडेंट हमने बताया कि परमाणु मिलेंगे तो अणु बनेगा, अणु मिलेंगे तो तत्व बनेगा, तत्व मिलेंगे तो यौगिक बनेगा, यौगिक मिलेंगे तो पदार्थ बनेगा। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण के रूप में, दूसरा जो है ये विषमांगी मिश्रण के रूप में। तत्वों या यौगिकों का जब निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो समांगी मिश्रण होता है, जबकि तत्वों या यौगिकों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का उदाहरण हम जल लेते हैं, जल में नमक और चीनी का स्टूडेंट मिलाते हैं तो ये जो विलयन होगा नमक और चीनी का वो हमारा ये जो होगा निश्चित अनुपात, इसलिए समांगी मिश्रण होगा। जबकि कुहासा जो होता है ये विषमांगी होता है, बारूद जो होता है विषमांगी होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब जो तत्वों के बारे में पूछना है वो दो प्रकार के खास यहाँ प्रश्न आते हैं। पहला कि ये स्टूडेंट हमारे शरीर में तत्वों की मात्रा क्या, या भूपर्पटी में तत्वों की मात्रा क्या, या वायुमंडल में तत्वों की मात्रा क्या। तो हम बात करते हैं भूपर्पटी में। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक ऑक्सीजन है जो 46.60% है। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है 27.72% है। तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम है 8.13% है। चौथे नंबर पर लोहा है जो 5% है। अब देखते हैं हमारे शरीर में इन तत्वों का प्रतिशतता कितना है। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि मानव शरीर में ये सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 62% है। दूसरे नंबर पर कार्बन है, कार्बन कितना प्रतिशत है? 18% है। तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने प्रतिशत है मानव शरीर में? 10% है। चौथे नंबर पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 3% है। स्टूडेंट इसके बाद कैल्शियम है, कैल्शियम मानव शरीर में 2% होता है। अब हम बात करें मानव शरीर में तत्वों की मात्रा, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन जो है, मानव शरीर में ऑक्सीजन 65% है। दूसरा बात करें कार्बन, कार्बन 18% है। तीसरा बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 10% है।
चौथा बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3% है। पांचवा बात करें कैल्शियम, कैल्शियम 2% है। तो मानव शरीर में ये प्रश्न सत्ता परीक्षा में बार बार पूछता है, इसलिए इसे याद करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। ये ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में 65% है। दूसरे नंबर पर जो है कार्बन है, कार्बन जो 18% है। तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 10% है। चौथे नंबर पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 3% है। पांचवें नंबर पे कैल्शियम है, कैल्शियम 2% है। यदि हम वायुमंडल में बात करें तो वायुमंडल में स्टूडेंट सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% होती है, जबकि दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन जो है लगभग 21% होता है। बात करें अंतरिक्ष में सर्वाधिक गैस तो हाइड्रोजन गैस होता है। तो यहाँ तत्वों से जुड़े हुए ये प्रश्न जो है आते हैं स्टूडेंट। जितने भी गैसें होते हैं वे सभी तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं। बात करते हैं, अब देखिए जो मिश्रण होता है ना, तो मिश्रण में शुद्धियां अशुद्धियां दोनों होते हैं स्टूडेंट। अब उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए कुछ विधियों के बारे में पढ़ा जाएगा। मिश्रण जो होता है उसमें कुछ शुद्धि होता है, कुछ अशुद्धि होता है। तो ये शुद्ध मिश्रण प्राप्त करने के लिए अशुद्धियों को बाहर करना होता है। तो विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। चूंकि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस क्या होता है? जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। और द्रव जिसका ये आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। बात करें गैस का, ये आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, हम उसे गैस कहते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब पदार्थ में स्टूडेंट शुद्धि और अशुद्धि को अलग करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। चलो आओ देखते हैं पहली विधि, ये मिश्रण अलग करने की रवाकरण विधि, एक क्रिस्टलाइजेशन जिसको कहते हैं। तो मिश्रण अलग करने की रवादार विधि, अकार्बनिक ठोस मिश्रण। देखिए स्टूडेंट, पदार्थ की बात करें तो कार्बनिक होते हैं, माफ कीजिए यौगिक की बात करें तो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बन वाले होते हैं, अकार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिसमें कार्बन नहीं होते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें, यह कार्बनिक यौगिक नहीं है। हम CO2 की बात करें तो यह कार्बनिक यौगिक है। तो मिश्रण अलग करने की रवाकरण विधियां, अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हर विषय का अपना एक भाषा होता है। आप उस भाषा को समझें, उस सब्जेक्ट का लैंग्वेज क्या है। तो अब जैसे कार्बनिक क्या होते हैं, कार्बनिक क्या होते हैं? कार्बनिक वो होते हैं यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद होते हैं। अकार्बनिक वे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन मौजूद नहीं रहते हैं। तो अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। तो रवाकरण विधि में अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। अशुद्ध मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। गर्म अवस्था में छान लिया जाता है। छानने के बाद धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसे शर्करा और नमक का मिश्रण। शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। हमने बात किया रवाकरण विधि, इसमें शुद्धि अशुद्धि लेकिन अकार्बनिक पदार्थ होना चाहिए। अकार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए जो ठोस रूप में है, रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन विधि बहुत अच्छी होती है। इसके द्वारा हम उसको एक निश्चित ताप तक गर्म करते हैं, फिर उसको छान लेते हैं, धीरे धीरे ठंडा होता है तो शुद्धि अशुद्धि अलग हो जाता है। तो इस प्रकार अकार्बनिक यौगिकों का हम जो ठोस रूप में होते हैं स्टूडेंट, उसको जो है ये रवाकरण विधि द्वारा उस मिश्रण को अलग करते हैं। अब बात करते हैं मिश्रण अलग करने की आशवन विधि। आशवन विधि में ये द्रवों स्टूडेंट, द्रवों की बात होती है। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर बहुत होता है तो उसके मिश्रण को आशवन विधि द्वारा अलग करते हैं। जब देखो मिश्रण अलग करने की आशवन विधि, हम इस आशवन विधि की बात कर रहे हैं। आशवन विधि द्वारा ये मिश्रण में से अशुद्धि को निकालते हैं और शुद्ध मिश्रण प्राप्त करते हैं। तो मिश्रण अलग करने की आशवन विधि,
जब दो द्रवों के क्वथनांक, मान लो एक द्रव ये है, एक द्रव ये है, दोनों के क्वथनांकों में बहुत अंतर है, तो इस प्रकार स्टूडेंट हम आसवन विधि द्वारा पृथक करते हैं। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण होता है। आसवन विधि का पहला भाग वाष्पीकरण होता है, दूसरा भाग संघनन होता है। आप जब किसी स्टूडेंट द्रव को उबालते हैं तो उस कंडीशन में वह क्या करता है, उबलता है वाष्प रूप में, जबकि स्टूडेंट वो भाप बन के उठता है तो वो संघनन रूप होता है। तो ये आसवन विधि में वाष्पीकरण तथा संघनन दोनों क्रियाएं होती हैं। बात स्टूडेंट मिश्रण अलग करने की आसवन विधि द्रवों के लिए उपयुक्त होती है। उन द्रवों के लिए जैसे जब दो द्रवों के क्वथनांकों में बहुत अंतर होता है, उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण, यानी आसवन विधि में दो बातें होती हैं। पहली बात तो वाष्पीकरण होगा, दूसरी बात ये संघनन होगा। बात करते हैं ये मिश्रण अलग करने की ऊर्ध्वपातन विधि। अब मिश्रण अलग करने की ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है, इसे आप समझने, बच्चों देखिए पढ़ने पढ़ाने का मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। वही किताब वही बातें स्टूडेंट सब किताबों में लिखी हुई हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हैं। कारण क्या होता है, आपके समझ से बाहर होता है। स्टूडेंट कैसे उसको पढ़ा जा, पढ़ने का तरीका होता है। पढ़ने का मतलब ओनली कॉन्सेप्ट होता है। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो उस सवाल को हम परीक्षा में अच्छे से टेकल कर लेंगे। यदि स्टूडेंट हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो रटने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे मिश्रण अलग करने की ऊर्ध्वपातन विधि, दो ऐसे ठोस, देखिए ठोस की बात हो रही है, दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो, दूसरा नहीं। जैसे कपूर हुआ, नेपथलीन हुआ स्टूडेंट, तो कपूर को हम ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया पाई जाती है या ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा स्टूडेंट मिश्रण अलग करते हैं तो ऊर्ध्वपातन स्टूडेंट ये क्रिया होती है। तो जिस भी पदार्थ को या जिस भी मिश्रण को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है तो ऐसे विधि को हम ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कपूर हुआ, नेपथलीन हुआ। अब स्टूडेंट बात करते हैं मिश्रण अलग करने की आंशिक आसवन विधि। अभी हमने आसवन विधि में देखा था कि ये द्रवों के लिए उपयुक्त है और ये वाष्पीकरण तथा संघनन दोनों इसमें देखने को मिला। अब हम बात करते हैं मिश्रण अलग करने की आंशिक आसवन विधि। आसवन विधि अलग थी, आंशिक आसवन अलग है। बच्चों देखिए मिश्रण को अलग करने की आंशिक आसवन विधि में क्या होता है, वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता, लेकिन आसवन विधि में क्या था, अंतर बहुत अधिक होता, क्वथनांकों में अंतर बहुत होता। आसवन विधि में जो ऐसे द्रवों में जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत होता आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं, लेकिन आंशिक आसवन द्वारा उनमें अंतर बहुत कम होता। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल तार आदि इस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। आंशिक आसवन विधि द्वारा दो द्रवों में जब ये दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है तो ऐसे में हम आंशिक आसवन विधि द्वारा ये मिश्रण को अलग करते हैं। अब बात करेंगे मिश्रण अलग करने की वर्ण लेखन विधि। अब वर्ण लेखन विधि क्या होती है जरा इसे समझिए। मान लो सोखता है, स्याही गिर गई है, स्याही को मिट्टी में से हम उठाना चाहते हैं तो सोखता लगाया और उसको स्टूडेंट उसमें सुखा लिया, फिर उसको अपने दावात में रख लिया। तो वर्ण लेखन विधि या विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषक क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। तो वर्ण लेखन विधि ये हुआ स्टूडेंट मिश्रण अलग करने की वर्ण लेखन विधि। हमने बताया गिरी हुई स्याही को यदि सुखाना है, मिट्टी से उसको अलग करना है, जैसे ही स्याही गिरती सोखता रखते हैं, सोखता में स्याही आ जाती, मिट्टी वहीं रह जाती, फिर उसको दावात में रख लेते हैं। यह वर्ण लेखन विधि हुई मिश्रण को अलग करने की वर्ण लेखन विधि। स्टूडेंट इसके बाद हम बात करते हैं मिश्रण अलग करने की भाप आसवन विधि। अब देखिए हमने क्या किया,
ये आसवन विधि देखा, फिर आंशिक आसवन विधि देखा, अब हम भाप आसवन विधि देख रहे हैं। तो भाप आसवन विधि में क्या होता है उसे आप समझने की कोशिश करें। कार्बनिक मिश्रण को देखिए स्टूडेंट, बात होती है कार्बनिक मिश्रण को, भाप आसवन में कार्बनिक मिश्रण की बात होगी, शुद्ध किया जाता है। पहला तो प्रश्न यही हुआ कि भाप आसवन विधि में किसको शुद्ध किया जाता है, तो कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होते हैं। अच्छा, ऐसे कार्बनिक मिश्रण जो जल में अघुलनशील होते हैं उन्हें भाप आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है, परंतु भाप के साथ वाष्पशील होती है, भाप के साथ वाष्पशील होती है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन हुआ, मेथिल अल्कोहल हुआ, एसीटोन हुआ, मेथिल अल्कोहल हुआ, इनको हम अलग करते हैं भाप आसवन विधि द्वारा। तो भाप आसवन विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है जो जल में अघुलनशील होते हैं, जैसे एसीटोन तथा मेथिल अल्कोहल। तो स्टूडेंट, ये रसायन विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। रसायन विज्ञान की भाषा कुछ अलग है, जैसे कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, तत्व हैं, अणु हैं, परमाणु हैं। ये रसायन का लैंग्वेज है, हर विषय का अपना एक लैंग्वेज होता है। उस लैंग्वेज को आपको समझना होगा, तभी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस आज स्टूडेंट इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद।